एक बड़ा चर्चित गाना आपने सुना होगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। गाना भी याद होगा, मौला मेरे ले ले मेरी जान। 70 करोड़ लोग देख चुके हैं गानों को। सोचिए आप कितना जबरदस्त सिंगर होगा। कृष्णा ब्योरा जी आ गए। बहुत बहुत स्वागत है दोस्त आपका। नमस्कार। केवल सिंगर, मैं मालूम था कि आप केवल सिंगर हैं जी, लेकिन पता चला आप बहुत बड़ी आवाज़ें निकाल लेते हैं। उससे पता चला कि आप बहुत बेहतरीन फोटो है ग्राफर हैं। अरे पोपाई द सेलर मैन। इस तरह के एनिमेशन फिल्मों में बहुत काम किया हमने। हाँ, और श्रेक, मैडागास्कर, शार्क टेल, बहुत सारी फिल्मों में डबिंग का काम किया। जो मुंबई में आके पहला ब्रेक मिला की थी मूवी, वो कौन सा था? तो विशाल शेखर वो फिल्म कर रहे थे मुसाफिर, तो उसमें वो गाना मुझे मिला, जिंदगी में कोई कभी आया नहीं। ये पहला गाना था। तो संजय दत्त साहब ने अपने घर पे बुलाया, मेरी आवाज़ सुनी, बाकायदा मुझे 4 फिल्में दी। कि आप इतने अच्छे गाने गा के भी सोशल मीडिया में आपका चेहरा उतना नोन नहीं है, कारण क्या है इसका? मैंने कंट्रोवर्सी नहीं की ना सर, नहीं मुँह नहीं लगता किसी को, अपना काम से काम रखता हूँ लाइफ में, मीडिया शाही इंसान हूँ। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। चक दे इंडिया देखी होगी पिक्चर आपने, शाहरुख खान की। गाना भी याद होगा, मौला मेरे ले ले मेरी जान। एक बड़ा चर्चित गाना आपने सुना होगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। होता ही जब हम ये पिक्चरें देख रहे होते हैं तो सामने शाहरुख खान होता है, सामने राजकुमार राव होती हैं, ये इस तरह बड़े बड़े अभिनेता होते हैं। लेकिन जो पीछे गाना गा रहे होते हैं, कई बार इतने चर्चित गानों के भी जिसने गाया होता है वो चेहरे हमें याद नहीं रहते। ये तो एक्टिंग कर रहे होते हैं, बस जैसे मैं यहाँ पे हाथ पैर यूं करके हिलाऊं तो एक्टिंग हो जाएगी। लेकिन जो गा रहा है शख्स, कौन शख्स है जो गा रहा है, और इतनी शानदार आवाज़। मैं अभी कुछ गाने और बताऊंगा आपको। तो मैंने सोचा कि ऐसे शानदार शख्स को ढूंढा जाए जो इतने बेहतरीन गाने गाता है, जिसकी पूरी दुनिया में इन गानों की धूम है। गाने भी सुन रहे हैं आपको, 20 करोड़ देख रहे हैं कुछ लोग, 70 करोड़ लोग देख चुके हैं गानों को। सोचिए आप कितना ज़बरदस्त सिंगर होगा। तो मैंने इस सिंगर को थोड़ा पटाने में मेहनत करी। 2-4 बार मुझे चाय पिलानी पड़ी, कॉफ़ी पिलानी पड़ी, कुछ लंबी लंबी बातें करनी पड़ी, बताना पड़ा कि नहीं आप बहुत अच्छा गाते तो अच्छा है ही हैं। फिर मैंने उनको थोड़ा माहौल बना के कहा कि मेरे संग पॉडकास्ट करिए। मुंबई का ऑफिस है यहाँ पे आप देख रहे हैं, और मुंबई में आऊँ और इतने बड़े बड़े लोगों से पॉडकास्ट ना करूँ तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आता। तो मैंने जब बहुत मेहनत कर ली तो मेरे हाथ पे कृष्णा ब्योरा जी आ गए। बहुत बहुत स्वागत है दोस्त आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, और मैं आज इंटरव्यू ले रहा हूँ संजय शर्मा जी का, और वो भी मेरा इंटरव्यू करेंगे। वो वाली लाइन पहले शुरू जैसे कर रहे थे वो कर बताइए। अरे आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क और आपके साथ हैं संजय शर्मा जी। हाँ, कितने शानदार शख्स हैं आप। मतलब मैंने कई सारी चीज़ें, केवल सिंगर, मैं मालूम था कि आप केवल सिंगर हैं जी, लेकिन पता चला आप बहुत बड़ी आवाज़ें निकाल लेते हैं। उससे पता चला कि आप बहुत बेहतरीन फ़ोटो हैं ग्राफर हैं, बहुत बढ़िया फ़ोटो खींचते हैं। खैर, मैं ये सब बातें तो अभी आगे बातचीत में करूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो संगीत था, ये जब छोटे से तभी से मन में था, बड़े होके संगीत बना, ये जर्नी यहाँ तक आई कैसे? थोड़ा सा मुझे जानना। आप और मैं दोनों हाइट में ऑलमोस्ट बराबर है, राइट? तो आप और मेरे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप मेरे से लंबे हैं थोड़े से। ये लाइन ठीक। तो और तो आप जज्बात समझ सकते हैं कि जब हमारे स्कूल में, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, सेंट्रल स्कूल से, और वहाँ पर जब प्रेयर होता था, हमारे हर स्कूल्स में होते हैं ना, प्रार्थना होती है, उसके बाद क्लासेस में जाते हैं। तो प्रेयर में एक दिन क्या हुआ कि वंदे मातरम हमारा, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, एवरी द पीपल हु आर फ्रॉम केवी विल रिलेट टू दिस ब्यूटीफुल भजन जो हम गाते थे, उसके बाद वंदे मातरम हुआ करता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं लाइन में आगे खड़ा होता था, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सब रहते थे बच्चे, सबसे लंबा वो पीछे, तो मैं छोटा आगे। तो मैंने टीचर ने बोला आज वंदे मातरम नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आज आप हमारे सीनियर्स जो है पिकनिक पे गए हैं, तो आप लोग सब अपने क्लासरूम्स में जाएंगे। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, राहु 4 नंबर है ना, राहु से प्रेरित होते हैं 4 नंबर के लोग, तो आई एम नंबर 4। तो मैंने एकदम से हाथ खड़ा किया, मैडम मैं गाऊंगा वंदे मातरम, है ना। तो बोले यार इतना छोटा सा बच्चा है, उसका कॉन्फिडेंस देखो कितना है, फायर कितना है। ओके बेटा आओ, आप ऊपर आओ। तो वो माइक को पूरा जितना नीचे किया जा सकता था बहुत नीचे किया गया, उसके बावजूद भी मेरे से ऊपर था माइक, तो माइक को फिर ऐसे किया गया, टेढ़ा किया गया, और उसके बाद मैंने गाया वंदे मातरम। वो मेरा पहला लाइव परफॉर्मेंस था। कौन सी क्लास में थे? मैं नर्सरी में था। अच्छा। और उसके बाद
मेरे को आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, नर्सरी में। पूत के पाँव स्कूल पालने में। में दिखाई दे जाता है। करेक्ट। वो तो प्रिंसिपल मैम इतनी खुश हुई तो उन्होंने इमीडिएटली एक क्रेयॉन कलर का बॉक्स मंगवाया कि इस बच्चे को दिया जाए प्रोत्साहन के तौर पे कि बहुत अच्छा बच्चे में कॉन्फिडेंस कितना है और ऐसे बच्चों को हमें नर्चर करना चाहिए। तो वो मेरा पहला परफॉर्मेंस और पहला अवार्ड था। तो यहाँ से मेरी संगीत की जो जर्नी है वो शुरू हुई। और फिर उसके बाद में आगे पढ़ाई उसके बाद वढ़ाई के स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स में गाता रहा। अच्छा, शुरू से गाते रहे। फिर कॉलेज में भी कॉम्पिटिशन्स में गाता रहा। यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर लड़कियां मेरी फैन थी। लड़के आते थे, मैं क्यूपिड बनता था उनके लिए कि भैया अच्छा, एदेनल गाल लड़कियां क्यों दीवानी थी आपकी गाने के लिए? गाने के लिए सर, सिंगर्स की होती हैं दीवानी लड़कियां। तभी मैं आपको कह रहा हूँ रियाज करना शुरू कीजिए आप भी। हाँ, मेरे मैंने साथ बड़ी singing। कोशिश करी, 2 लाइन ही गा मैं था। हाँ, तो 2 लाइन में भी काफ़ी मतलब हो जाएगा अगर बिल्कुल बिल्कुल ओके, ओके। बिल्कुल। तो क्या है कि यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां मेरी फैन थी और जो दूसरे मेरे दोस्त लोग थे वो यार एदेनाल गाल करा दे, ओदेनाल गाल करा दे, तो मुझे क्यूपिड बना दिया था। तो मैं लोगों के रिश्ते करवाए। आज कई उन्हें शादियां भी की हैं और बड़े खुशहाल हैं अपनी ज़िंदगी में। मैरिज ब्यूरो चलता है। मैरिज ब्यूरो भी चला दिया था, कृष्णा ब्यूरो से मैरिज ब्यूरो है ना, तो खोल दिया हमने। तो ये जोक सपाट बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है। कॉलेज ने बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, पढ़ाई आपकी सब उड़ीसा में, आप उड़ीसा के रहने जी वाले नहीं, हैं? मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और माय मदर माय फादर बोथ आर फ्रॉम उड़ीसा। आई वाज बोर्न इन चेन्नई और मेरे फादर एयरफोर्स में थे, इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत थे। और 1971 में युद्ध के कुछ युद्ध शुरू हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान का, उससे थोड़ा टाइम पहले ही पैदा हुआ था मैं। अच्छा। और मतलब मेरी वजह से युद्ध नहीं हुआ है, वो नहीं है। तो मैं पैदा हुआ था तो फैमिली भेज देते हैं, है ना, एयरफोर्स स्टेशन से फैमिली भेज दिए जाते हैं। तो आई वाज अ स्मॉल किड, मतलब क्या बोल सकते हैं, इन्फेंट था उस टाइम पे। तब से मैं मतलब मुझे पता था कि मैं सिंगर बनूंगा, मतलब यू नो। कैसे, युद्ध से कैसे पता था आपको? इतने छोटे थे तो आपको कैसे पता था? सर देखिए क्या है कि जो मैं सूफी म्यूज़िक गाता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे जहन में था वो चीज़। जब मैंने ग्रैब किया, पंजाब में काफ़ी टाइम रहा हूँ, तो पंजाब में पहले मैं किशोर दा को गाया करता था, है ना। अच्छा। तो किशोर दा आइडियल हुआ करते थे। आपकी आँखों में कुछ इस तरह के गाने गाया करता था, है ना। मुसाफिर हूँ यारों और पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ये सब गाने गा के हम शोज़ किया करते थे। लेकिन जब मैं पंजाब में हॉस्टल्स में पढ़ रहा था, उस दौरान मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बहुत सारे जो कि आईएएस की कोई तैयारी कर रहा था, कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा था, कोई आईआरएस के पेपर दे रहा, कोई सीए बन, वो सब पढ़ाइयाँ करते थे। मैं क्या करता था, जो लास्ट ब्लॉक होता था हमारे हॉस्टल का, वहाँ जाके टैप चला देता था, ठीक है। और टैप चला के मैं अपना रियाज़ करता था। मैंने वहाँ पे मेरा एक दोस्त था रामा करके, रामा यूज्ड टू लिसन टू नुसरत फ़तेह अली खान साहब। तो मेरा जो एक्सपोजर टू दैट म्यूज़िक, when it happened, my life completely changed. When I heard प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप, ये जब सुना तो मुझे लगा कि यार ये एक अलग किस्म की गायकी है। तो मैं कहा आपकी आँखों, ये फिल्मी गायकी है, फिल्मी म्यूजिक का अलग एक मज़ा है। लेकिन सूफी आपको एक अलग जोन में ले जाता है। जब आप सूफी सिंगिंग करते हैं, आपका डायरेक्ट कनेक्शन उस गॉड से हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे इतनी पसंद आई, फिर मैंने रामा को बोला भाई गिव मी योर कलेक्शन। तो उस टाइम कैसेट भरवाते थे हम लोग, है ना। हालांकि मैं प्रमोट नहीं करता पायरेसी को, लेकिन वो होता था उस टाइम पे। मुझे भी कोई नॉलेज नहीं थी कि भरवाना इलीगल है, हम तो पैसे देते ले आते थे। तो मैंने भाई, उसको कहा जाता कैसेट भरवा देना, है ना, तो भाई कैसेट भरवा दे। तो रामा ने मेरे को गिफ्ट की, तो उसमें नुसरत साहब की सारी कवालियाँ थी। तो उसने कम से कम 10 या 12 कैसेट्स थी, क्योंकि कुछ कुछ कवालियाँ उनकी 7-7, 8-8 मिनट्स की भी होती थी, कुछ कुछ 15-15, 20-20 मिनट के भी होते थे। तो लाइव, तो उसके बाद मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। मैंने कहा यार अगर गाऊंगा तो फिर ये जॉनरा है मेरा, मुझे मुंबई में अगर कुछ करना है। अरे मुंबई आए कैसे? वो मैं बताता हूँ थोड़ा सफ़र। तो फिर मैंने कहा मुंबई में अगर करना है, सिंगर बनना है, तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद कट टू मुझे दुबई जाने का मौका मिला, थोड़ा टाइम दुबई चला गया। अच्छा, दुबई के भी अलग एक्सपीरियंसेस थे मेरे, बड़े इंटरेस्टिंग। वहाँ पे पहले मुझे, यहाँ पे चंडीगढ़ में एक हमारे प्रोमोटर थे, उनका नाम था कुंवर भांजी। ही इज़ नो मोर, ही पास्ड अवे लॉन्ग बैक। तो उन्होंने मुझे देखा कि यार ये लड़का बहुत अच्छा गाता है, इसको दुबई ले जाते हैं। दुबई में क्या लाइव परफॉर्मेंसेस हुआ करते थे। तो मैंने कहा बढ़िया है, वहाँ जाऊँगा। उस टाइम, उस ज़माने में कुछ 50,000 रुपये मंथ का मिलता था, खाना पीना और रहना फ्री। तो मैं कहा चलो सिंगर की लाइफ बन जाएगी। चला गया वहाँ, मुझे वहाँ पे उन्होंने डांस बार में डाल दिया। डांस बार में गाना गाने के लिए? गाना गाने के लिए लड़कियां डांस करती थी, हम गाना गाते थे और हम लाइव गाते थे। क्या बात है। वहाँ पे एक था, मतलब दुबई में देयर वाज अ टाइम व्हेन दीज थिंग्स यूज्ड टू हैपन।
तो अब डांस बार अभी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। उस टाइम बहुत ज़्यादा हर होटल के रेस्टोरेंट में एक डांस बार जरूर था। तो इंडिया और पाकिस्तान से आर्टिस्ट जाते थे, वो लोग लाइव गाना गाते थे। की बात है ये? मैं बता रहा हूँ आपको 1995 की बात बता रहा हूँ, 95-96 की। अच्छा। तो डांस बार में डाल दिया, वहाँ आप गाने गा रहे हैं, लाइव गा रहे हैं, और पूरे म्यूजिशियन साथ में कम से कम 6 या 7 म्यूजिशियन होते थे। सिंगर्स 2 होते थे, 2 फीमेल सिंगर हुआ करती थी, और फिर लड़कियां डांस करती थी। हाँ। लोग आते थे, उनको सुनते थे, किसी को उससे इश्क हो जाता था, या आपने फिल्मों में भी देखा है, उस तरह का माहौल होता था। तो फिर हम लोग क्या, गाना गाते गाते हमको बुलाया जाता था, फिर इनको ये गिफ्ट दे दीजिए, आप शबनम को ये दे दीजिए, शाहाना को अच्छा, ये सब भी है आपने? हाँ, तो करना पड़ता था। अभी वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते थे तो जिनसे हमें डर भी लगता था। मैं नाम तो ले नहीं पाऊंगा उस पे, भाई लोग। हाँ, उन लोग आते थे, और उनको आप ना नहीं बोल सकते। हाँ, भाई लोगों को देखा है आपने? मैंने बिल्कुल देखा है, बड़े वाले भाइयों को भी। हाँ, सबको, मुंबई में जो बड़े भाई थे सब आते। हाँ, सब आते थे वहाँ, और फैन हो गए थे मेरे सिंगिंग के। आप अभी भी डरते हैं? आप दाऊद भाई का नाम नहीं ले पाएंगे? नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन आया था कौन नहीं आया था, बट यस, उनसे जुड़े लोग, वो लोग सब वहाँ पर रहते थे, तो आया करते थे। उनको मौसीकी का बड़ा शौक था, और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ये कि दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट एंड लव द आर्टिस्ट्स, और बड़े इज्जत से वो इनाम वगैरह भी दिया करते थे, बड़े इज्जत से पैकेट में डाल के पकड़ा दिया करते थे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डांस बार में जब गाना शुरू किया, ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी। तो मैंने फिर भान साहब को बोला, सर ये मेरे, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, प्लीज़ पुट मी इन अ प्लेस वेयर फैमिलीज कम, जहाँ फैमिली आती हैं, अच्छे माहौल अच्छा होता है। तो फिर वहाँ पे शेरेटन दुबई में एक कॉन्ट्रैक्ट खुला था। तो उन्होंने कहा, यार कृष्णा, तुम यहाँ इतना अच्छा कर रहे हो, पीपल आर कमिंग टू लिसन टू यू एंड ऑल, व्हाई डू वांट टू शिफ्ट टू अ रेस्टोरेंट? मैंने कहा, मेरे से सर ये सब नहीं होगा, ये थोड़ा अलग ही माहौल है, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। तो फिर मुझे शेरेटन में शिफ्ट किया। शेरेटन में महाराजा करके एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, डेरा शेरेटन में। वो महाराजा रेस्टोरेंट में मैंने गाना शुरू किया। वहाँ पे इतने ज़्यादा पब्लिक आनी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ माई सिंगिंग, तो उन्होंने मेरे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया दुबई में। तो मैं 3 साल तो वहीं रहा। उसके बाद अच्छा खूब पैसा कमाया, यहाँ आया मुंबई आके फिर मैंने डांस बार का पैसा कमा के मुंबई आ गया। नहीं, डांस बार छोड़ दिया ना मैंने, सिर्फ 1 महीना डांस बार किया। से आप उसके बाद शेरेटन आया, शेरेटन में अच्छा पैसा कमाया, दुबई में रहा। उसी दौरान मैं एज अ कैजुअल आर्टिस्ट उमल कोइन FM के साथ में मैं एज एन RJ भी काम किया मैंने। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार एवरीबॉडी, यू आर लिसनिंग टू कृष्णा पेरा ऑन पॉप सीन में टॉप है कौन। आज हम देखते हैं हमारे साथ कौन से कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। देखते हैं कौन। जी, अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम मुरुगन है। मैं अपना वाइफ का जनवरी बर्थडे है सर, उसके लिए एक गाना करने का चाह रहा हूँ, तो वो अनाइडा का गाना आप प्ले कर सकते हैं क्या? अरे बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी वाइफ को, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर। तो इस तरह से रेडियो का प्रोग्राम किया करता था, ये मैंने आपको झलक सी दी। तो वो कार्यक्रम इतना चला कि इवनिंग में मतलब दिन में वहाँ बिजी, शाम को मैं शेरेटन में गाया करता था। तो खूब सारा अच्छा पैसा कमाकर मुंबई पहुँचा कि मुझे यहाँ से अब स्ट्रगल शुरू करनी है। तो उसके बाद की जर्नी फिर। अच्छा, पहली जो मुंबई में आके पहला ब्रेक मिला थी मूवी, वो कौन सा था? मुंबई में आके क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो फिर मैंने देखा कि मुझे बड़े गलतफहमी थी कि मेरी इतनी अच्छी आवाज़ है, लोग इतना प्यार करते हैं, सारी दुनिया सुनती है मुझे। मैं जब मुंबई पहुँचूंगा आराम से मुझे लोग ऐसे मिलेंगे कि सर आपके लिए हार लेके खड़े हैं, कहाँ थे आप जनाब, आइए गाना गाइए, तो ऐसा कुछ होगा। लेकिन आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास टाइम ही नहीं है सुनने का। CDs भर के हम देते थे अपने गाए हुए, कोई सुनने को तैयार नहीं, कुछ नहीं। तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। फिर मुझे साउंड एंड विजन एक कंपनी है यहाँ पर जो कि आजकल बहुत काम कर रहे हैं वो लोग, एंड बहुत ही बड़ी कंपनी थी जो डबिंग वगैरह करते थे। तो अरे पोपाई द सेलर मैन, इस तरह के एनिमेशन फिल्मों में बहुत काम किया हमने। हाँ, और श्रेक, मैडागास्कर, शार्क टेल, बहुत सारी फिल्मों में डबिंग का काम किया। उससे मेरा किचन चलना शुरू हो गया। तो सिंगिंग में इमीडिएट ब्रेक नहीं मिला, तो ये सब करना पड़ा। तो साउंड एंड विजन ने बहुत हमें हेल्प किया। एक आपने सुना होगा गाना, I like to move it, I like to move it, वो था, उसका हमने हिल के नाचो सेम कैरेक्टर का हमने किया था। तो वो भी बड़ा अच्छा हुआ और काफ़ी हिट हुआ। तो वॉइस का काफ़ी काम उन्होंने दिया। तो वॉइसिंग की वजह से मेरा अच्छा से स्ट्रगल चलना शुरू हो गया। उसके बाद मेरे एक दोस्त है बिस्मिल्लाह हनीफ बोलते हैं उसको। हनीफ ने क्या किया, नुसरत साहब के कुछ गाने मेरे साथ उसने रिकॉर्ड किए और वो एक फ्रेंड को दे दिया, DJ को, कि भाई तेरा अपने पब में बजाया कर इसको। तो हमने रिमिक्सेस किए थे कुछ। तो एक बार संजय दत्त साहब वहाँ पहुँचे हुए थे।
तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने अपने दोस्त से किसी से जिक्र किया कि भैया ये तो क्या आवाज़ थी यार, एकदम ये बंदा ही डाइड ना, दिस गाय डाइड। तो मतलब वो खान साहब की बात कर रहे थे। खान साहब की डेथ हुई थी 97 में, और कहते यार व्हाट अ वॉइस इट वाज एंड ही डाइड एंड ऑल। कहते कौन डाइड, ये तो नया लड़का है कृष्णा करके, उसने गाया। कहता आर यू सीरियस? कहते साउंडिंग लाइक नुसरत साहब ओनली। कहते नहीं नहीं नहीं, तो इसको लड़के को बुलाओ। तो फिर मुझे संजय गुप्ता जी के ऑफिस में बुलाया गया, और हेंस मुझे उस टाइम विशाल शेखर भी नए नए जस्ट आए ही थे। तो विशाल शेखर वो फिल्म कर रहे थे मुसाफिर, तो उसमें वो गाना मुझे मिला, जिंदगी में कोई कभी आया नहीं रब्बा। ये पहला गाना था, पहला गाना रिकॉर्ड किया, फिल्म का नाम था मुसाफिर। तो संजय दत्त साहब ने अपने घर पे बुलाया, मेरी आवाज़ सुनी, बाकायदा मुझे 4 फिल्में दी उन्होंने। अच्छा। और उस टाइम पे अमिताभ बच्चन जी की फिल्म आई थी दीवार 2, जो मिलन लूथरिया जी ने बनाई थी। वो वाली फिल्म में एकदम अली अली करके गाना था आतिश श्रीवास्तव जी का। तो संजय दत्त सर इतना सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे, आई थिंक मैं अकेला सिंगर हूँ जिसको अपनी शूटिंग छोड़कर कोई स्टार कभी स्टूडियो के अंदर लेके गया हो, कि अपनी शूटिंग छोड़कर मुझे गाड़ी में बिठा के लेके गए संजय दत्त। हाँ, ऑडियंस। मैंने एक चीज महसूस की कि संजय नाम के लोग होते बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे, संजय शर्मा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिल के अच्छे लोग होते हैं, हेल्पफुल लोग होते हैं। तो संजू सर मुझे लेके गए, ऑडियंस करके एक स्टूडियो हुआ करता था सुभाष घई जी का उस टाइम पे। तो ऑडियंस में लेके गए, वहाँ पे चलते चलते का बैकग्राउंड स्कोर चल रहा था शाहरुख खान साहब की, चलते चलते। तो उस बैकग्राउंड स्कोर में भी एक शॉट चल रहा था उस टाइम पे, जिसमें शाहरुख खान साहब को धक्का मार के निकाल रहे हैं बिल्डिंग से बाहर। उसके बाद ये लाई विनय गई आया था गाना, मतलब फिल्म में। तो वहाँ पर एक आलाप का कुछ था, तो संजय दत्त सर लेके गए मुझे, कहते हैं इस लड़के को सुनो यार। सबको बंद करा दिया, 1 मिनट पूरा वायलिन सेक्शन था 25, तो उनको बंद करा दिया। कहते इस लड़के को सुनो। तो मैंने फिर गाया, तो आदेश जी ने सुना, बोलते यार बहुत अच्छी आवाज़ है। तो कहते ये हमारी फिल्म में गाना गा रहे हैं, तो आप इनसे बैकग्राउंड स्कोर में भी कुछ करा लो। तो फिर उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर में भी कुछ लाइनें गाई, वो अभी भी फिल्म में है। तो वो मेरी पहली रिकॉर्डिंग थी आदेश जी के साथ। उसके बाद फिर मैंने दीवार के लिए गाया, फिर मुसाफिर हुआ, दीवार हुआ, फिर शंकर एहसान लॉय के लिए मैंने गाया इश्क खुदाई रब ने बनाई, वो गाना भी बहुत हिट हुआ था। और वो था रुद्राक्ष फिल्म के लिए। उसके बाद देन आई सैंग फॉर रख्त, जो अपने विजय माल्या साहब हैं, उनकी एक इकलौती फिल्म जो उन्होंने बनाई थी, वो उस रख्त फिल्म में भी एक गाना था सच है कि तुम मेरा प्यार हो। ये गाना आज भी दुबई में कंपलसरी है कि हर डांस बार में ये गाना बजता ही बज। ये गूगल कीजिए इस गाने को, बहुत ही बेहतरीन गाना है, सच है कि तुम मेरा प्यार हो। और अभिषेक बच्चन और बिपाशा पे फिल्माया गया था गाना, और बहुत बहुत ज़्यादा ये गाना हिट हुआ। और उस ज़माने में वेरी अनफॉर्चुनेट कि ना इंस्टाग्राम था ना कोई ऐसी चीज़ थी, वरना ये भी ट्रेंडिंग पे गया होता और आज बहुत बड़ा गाना होता। आनंद राज आनंद जी का म्यूज़िक था इसमें, और ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो फिर वो 4-5 फिल्में एक साथ मुझे संजय दत्त जी ने दी। उसके बाद सिलसिला शुरू, उसके बाद से मेरा सिलसिला जो है सिंगिंग। किशन जी जो गाने हैं आपके, जी जी, वो कुछ अलग हटके हैं, कुछ उसमें पर्सनल सा टच लगता है जब आप गा रहे होते हैं। जी जी। और जो धुन होती है या जिसके संग आप तन में होकर गाते हैं, वो कुछ अलग सी फीलिंग देती है। मैंने तो खुद लाइव आपको कई बार गाने गाते हुए देखा भी है जी। कुछ आपको लगता है कि कुछ अलग सा है, और क्या चीज़ अलग सा है जो हम शब्दों में नहीं पकड़ पा रहे हैं लेकिन आपके अंदर से वो निकलता है, वो क्या चीज़ ऐसी है? देखिए सर, मैं कोई भी प्रोडक्ट अपने को बोलेगा कि हम अलग ही हैं दूसरों से, तभी हम बिक रहे हैं मार्केट में, ऐसी बात नहीं है। बट ये लोगों का प्यार है, और मैं समझता हूँ कि कुछ डिवाइन, आप कहेंगे ना, बिना डिवाइन ब्लेसिंग्स के आप इस तरह का संगीत नहीं कर सकते हैं, इस तरह का म्यूज़िक करने के लिए। बिकॉज आप देख रहे हैं मैं लाइव आपके सामने गा रहा हूँ, और हो सकता है आसपास के भी स्टूडियो के बाहर भी आवाज़ जा रही होगी जो मैं गाने गा रहा हूँ, तो वो एक अलग रेंज है, यू नो। तो वो चीज़ मैंने अपने में डिस्कवर तो क्या ही करना है, भगवान ने दिया था तभी मैं कर पाया इसको। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मैं भगवान में विश्वास मेरा अच्छा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स कोई ज़रूरी है कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ लोगों का प्यार है, कि मेरे जो लिसनर्स हैं, जो जितने भी मेरे लिसनर्स हैं, वो अब नंबर के हिसाब से तो मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज मुझे पहली बात तो इस चीज़ से ही बड़ी नफरत है कि आप किसी को नंबर पे तोलो कि भाई इसका इतना नंबर है, तो यू नो वो उसका मापदंड अलग हो जाता है कि भाई किसी की क्रेडिबिलिटी आजकल नंबर से देखा जा रहा है, लेकिन उसकी गायकी है उसके टैलेंट से नहीं देखा जा रहा है। तो क्रेडिबिलिटी उस पर नहीं डिपेंड करता है। आपको एक आर्ट भगवान ने दिया, मैं समझता हूँ सिंगिंग इज़ एन आर्ट। कोई भी दुनिया में कोई भी काम करके सक्सेसफुल हो सकता है, बट सक्सेसफुल सिंगर बनने के लिए डिवाइन ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आवाज़ ऐसे ही नहीं मिल जाती है ना।
तो सिंगिंग के लिए उसके बाद फिर आप रियाज करते हैं और फिर आप मेहनत करते हैं, फिर स्ट्रगल करते हैं, फिर आपकी किस्मत आपसे जुड़ती है कि आपको किस्मत में कितना मिलता है। और मैं मानता हूँ इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए किस्मत ही सबसे बड़ी चीज़ है। और ये कलयुग जो है इज़ रूल्ड बाय राहु, समझ रहे हैं आप? तो राहु की वजह से प्रॉब्लम क्या है कि कलयुग में वही लोग ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं जो ज़्यादा फूं-फां करते हैं, समझ रहे हैं आप? अच्छा, मैं मैं आपसे ये over पूछना चाह रहा था power. कि आप इतने अच्छे गाने गा के भी उतना सोशल मीडिया में आपका चेहरा उतना नोन नहीं है, नो नहीं है। कारण क्या है इसका? मैंने कंट्रोवर्सी नहीं की ना सर। किस नहीं किया किसी को? क्या नहीं किया? किसी को किस नहीं किया? नहीं, मुँह नहीं लगता किसी के। अपना काम से काम रखता हूँ लाइफ में, मीडिया शाही इंसान हूँ और अच्छे से अपना म्यूजिक करने में बिलीव करता हूँ। हाँ, कई सिंगर तो एक छोटा सा किस करके ही बिल्कुल आज तक फेमस है। हाँ, कई हैं, कोई किस करके पॉपुलर है, कोई मीठू करके पॉपुलर है। लोग हैं, काम कर रहे हैं इस दुनिया में, गलत काम करके भी कहते हैं ना बदनामी में भी नाम है। तो वो ये युग कलयुग में ये सब चल रहा है। तो कुछ लोग ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि ऑटो ट्यून यूज करके भी स्टार बन गए। हालांकि ऑटो ट्यूनर इज अ वेरी गुड थिंग, यू नो, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी। कुछ चीज़ों को पिच परफेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते थे ऑटो ट्यूनर। अब क्या है, आप शब्द बोल दीजिए, उससे भी गाने बना दिए जा रहे हैं ना। तो उसके बाद एआई अलग से आ गया तो अलग। हाँ, वो भी हो बिल्कुल। गया। अब तो कोई भी गाना तैयार कर कोई लिया। लड़का अभी वो सबको बेवकूफ़ बना रहा था। एक आदमी 40 सिंगर की आवाज़ में गा रहा है बोल के फॉलोअर्स काफ़ी उसने गैदर कर लिए ये बोल कर। मेरी एक बड़ी अच्छी मित्र हैं, पॉडकास्टर हैं, हर्षिता, उन्होंने मुझे बताया था ये बात। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ है और ये कंट्रोवर्सी। मुझे तो लग रहा था कि शायद एक आदमी आवाज़ें निकाल ही लेते। सुदेश भोसले आप देखिए, चुम्मा दे गाते ही थे। और यहाँ कौन है तेरा, थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं सिंगर्स लोग मिमिक्री। लेकिन इतना एक्यूरेट कोई हो सकता है हमें नहीं पता था। लेकिन वो एआई यूज़ कर रहे थे तो अब उनकी वो चीज़ पकड़ में आई। तो आजकल झूठ बिक रहा है, नंबर्स बिक रहे हैं। किसी के 5 मिलियन 7 मिलियन भी आपको पता है किस तरह से आते हैं। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके 70 लाख। मैं कहने वाला था कि हमारे नहीं, बिल्कुल। मैं पहले आपके कहने से पहले आपको मैं आपके जहन में मैंने क्या है मैं समझ गया था। बट ज़्यादातर लोग फॉलोअर्स भी बढ़ा रहे हैं और ये सब चीज़ें, मेरे बाज़ार चल रहा है एक पूरा अलग से ना, डिजिटल बाज़ार जिसको कह सकते हैं। तो वो चल रहा है, उसमें तो नंबर्स दिखाकर ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि भैया आप एक बात बताइए, एक गाना रिलीज़ होता है किसी फिल्म का, 5 घंटे के अंदर अंदर वो कितने मिलियन व्यूज़ पे चला जाता है। आपको क्या लगता है इंडिया के लोग इतने वेले हैं कि बैठे हुए हैं कि ये गाना, और दिन में 1000 से भी 10,000 गाने अगर अप्रॉक्सीमेट जाएंगे तो उतने गाने लॉन्च हो रहे हैं। तो हर गाने पे इतने मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब हर गाना बैठ के आदमी देख रहा है, हर इंसान देख रहा है। और वो फिर हिंदुस्तान में कोई प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं रहा, सब लोग इसी में लगे हुए हैं। आप और हम देखिए, आप पूरा दिन न्यूज़ करते रहते हैं, तब जाके आपके न्यूज़ हम एवरीडे देख पाते हैं आपके कार्यक्रम। तो अगर आप भी यही करने लग जाएं, गाना देखने लग जाए, तो आपका घर कैसे चलेगा? तो ये वाली बात है। तो सबको पता है कि नंबर्स मैनिपुलेट किए जाते हैं। जैसे बड़े बड़े गेम्स में बुकीज़ वाला सीन है, यू नो, हर तरह के गेम्स में ये चीज़ें चलती हैं। तो आजकल म्यूज़िक में भी ये चीज़ आ गई है, फिल्मों में भी ये चीज़ आ गई है। नंबर दिखाओ, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, नंबर दिखाओ, लोगों को बता दो फिल्म हिट हो गई, नंबर दिखाओ, लोगों को बोल दो कि ये बहुत बड़ा नेता है। सब कुछ आज सब की कुछ डेट में वैसे ही हो हर गया चीज़ में चल रहा है। तो इस तरह के एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाना वो कितनी बड़ी चुनौती है? इंडिपेंडेंट म्यूजिक में आप सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब आपकी अच्छी जान पहचान है। क्योंकि गाना बना के गाने को रिलीज़ कर देना ही एक ईजी चीज़ नहीं है। क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे बहुत सारे डैशबोर्ड्स हैं, कई कंपनीज़ हैं जिनके डैशबोर्ड्स हैं जिन पे आप डिजिटली उनको रिलीज़ कर सकते हैं और सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपके गाने डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको प्लेलिस्टिंग बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके गाने को किसी प्लेलिस्टिंग में नहीं जा सकता है तो आपके गाना विजिबल ही नहीं होगा, लोगों को सुनेंगे कैसे? तो आप बेहतरीन से बेहतरीन भी गाना बना दें, अगर प्लेलिस्टिंग नहीं है तो आपका गाना नहीं हो पाता। तो वो प्लेलिस्टिंग भी मैनिपुलेटेड बाय द बिग लेबल्स, तो वो प्लेलिस्टिंग उनको मिल जाती है प्लेलिस्टिंग। तो एक सिंगर के लिए आज भी उतना ही स्ट्रगल है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी ज़रूर हुई है, पॉजिटिव ज़रूर हुई है कि अभी लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ते हैं जाके। मेरा टाइम था जब मैं सीडी ले लेके चंडीगढ़ से दिल्ली आया था किसी म्यूज़िक कंपनी को सुनाने के लिए कि मेरा एक गाना कोई सुन ले, मुझे एक ब्रेक मिल जाए। संजय दत्त जी नहीं होते तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता ना, आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं खुशकिस्मत रहा हूँ। बट ये डिजिटल युग को थोड़ा समझने में वक्त लगेगा। अच्छा, ये केवल भारत नहीं, दुनिया में अब तो म्यूजिक की दीवानगी बढ़ती जा रही है। कुछ बैंड बजते हैं, कुछ आपका भी किसी इंटरनेशनल लेवल पे कोई कांटेक्ट हुआ? क्योंकि आपका कई शो मैंने देखे अमेरिका में, लंदन में, अलग अलग देशों में आपने शो किए। देखिए, कितने देशों में शो कर चुके होंगे आप? मैं पूरे वर्ल्ड में शोज कर लिए हैं मैंने, एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मैंने अभी तक नहीं किया। साथ चलेंगे ऑस्ट्रेलिया?
हाँ डेफिनेटली सर, मेरा भी बड़ा मन है आपके शो में आप मुझे ले न्यूजीलैंड, जाएंगे। हाँ, और न्यूजीलैंड जाने का मेरा बड़ा मन है क्योंकि हाँ, वो एक न्यूजीलैंड ऐसा बहुत कंट्री सुंदर है देश है, जहाँ वाह। खूबसूरत देश है हाँ। और वहाँ सांप नहीं है। तो ये तय हो गया कि हम और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मुझे लेके जाएंगे। 100% सर, Very बिल्कुल good। जाएंगे। एक चीज तो पक्की हो गई। तो ये दोनों जगह नहीं गया हूँ, बाकी पूरी दुनिया में यूरोप में लगभग मैंने किया है, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, सब जगह पे परफॉर्म कर चुका हूँ। मोस्टली इंडियंस के बीच में ही हम परफॉर्म करते हैं। हिंदी गाने तो कोई अंग्रेज तो सुनते नहीं है, बस जो नज़र आते हैं वो या तो मैरिड है हमारे इंडियन से, या फिर जो थोड़े बहुत है ए तुम्हारा आवाज़ बहुत बढ़िया है, ऐसे वाले आ जाते हैं सुनने वाले, ए वेरी नाइस। उनके लिए तो सब वेरी नाइस ही होता है, कभी किसी को डिमोरलाइज नहीं करते, मैंने देखा उन लोगों में। संगीत का वहाँ बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी कंट्री में नहीं है। हमारी कंट्री में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। फॉरेन कंट्री में क्या होता है, स्ट्रगल है, ऐसी बात नहीं कि स्ट्रगल वहाँ नहीं है, बट वहाँ अच्छे टैलेंट की कदर है ना, वैसे वो है। यहाँ पर ये बस नंबर्स वाला सीन। तो आप किसी से कोलैबोरेशन करने की आगे योजना है कि किसी इंटरनेशनल म्यूजिशियन, किसी बैंड या किसी और से आप भारत के साथ उनके संग ऐसी भी कुछ योजना बनाई है आपने? कोलैबोरेशन करना तो चाहूँगा, अगर कोई मतलब सुन रहे हैं पॉडकास्ट और करना चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है करने में ऐसे। क्योंकि पूरी दुनिया में अब वहाँ का संगीत, आप यहाँ मुझे का पूछें तो मैं शकीरा के साथ भी गा लूँ, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा वाह, शकीरा जी को ऑफर बिल्कुल, हाँ। मेल किया कभी आपने? नहीं कभी नहीं, उन लोगों को पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। उनके क्यों निशा जी आपके अच्छे मैनेजर होते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे मैनेजर हैं, उनको बोलूँगा मेल शकीरा को मेल करने के लिए बोलिए। बोलिए। दुनिया में असंभव नहीं है, दुबई की बार में गाने वाला इंसान अगर इतना बड़ा सिंगर बन सकता मौला ले ले मेरी जान, तो फिर वो तो दुनिया में असंभव थोड़ी है। नहीं। हो सकता है गाना सुन के शकीरा जी का देखिए किस्मत की बात है कि कभी हो सकता है, जैसे संजय दत्त जी ने सुन लिया था सही कि बात। शकीरा मेरी आवाज सुन ले, सही बात कोई है। सूफी और तान आप- ऐसी सुन ले, और आप तो और वो वैसे बोले भी कि आप वैसे भी लले लले। और आप तो वैसे भी बड़ा मानते हैं स्टार्स को। 2 घड़ी क्यों पहनते 2 हाथों में आप? ये 2 घड़ी क्यों पहनता हूँ ये आपको बताना चाहूंगा। ये एनालॉग है, ये डिजिटल है, तो 2 युग एक साथ, ठीक है। अपने रूट्स को कभी मत भूलना, ये हमारी जड़ है। एक ज़माना था जब मैकेनिज्म से युक्त घड़ियाँ चला करती थी, हम चाबी देते थे। मेरे फादर HMT की घड़ी पहना करते थे। HMT के बारे में आपको तो पता ही होगा, हिंदुस्तान फैक्ट्री भी देखी है। हाँ, तो HMT की घड़ियाँ बहुत पॉपुलर हुआ करती थी एक टाइम पे। तो ये घड़ी है, ये वाली घड़ी जो है, ये अपना पास्ट बताती है और ये बताती है फ्यूचर। तो आपको दोनों के बीच में एक समन्वय बनाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। आप अपने औकात मत भूलिए, कहाँ से आप आ रहे हैं, अपने रूट्स को, और आगे भी बढ़ते रहिए, समय के साथ चलिए। आपको आज की डेट में रियाज के साथ, सिंगिंग के साथ में डिजिटल मीडिया भी सीखना पड़ेगा। मेरे मैनेजर भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। क्या बात है। तो मैं ये तो इसका मतलब है 2 घड़ियों का मतलब ये आप भी पहन सकते हैं अगर यही आप सवाल मैं पूछना चाह रहा था जी। कि एक जमाने में शास्त्रीय संगीत आत्मा से जुड़ता था जी बिल्कुल। अब वो पॉप रॉक सब कुछ नई पीढ़ी जो है, वो जब नई पीढ़ी में वो शास्त्रीय संगीत के खोता हुआ नजर आता है। क्या लगता है कि आने वाला टाइम कौन से संगीत का है? अभी का जो जनरेशन है वो जनरेशन म्यूजिक बड़ा अलग किस्म का सुनता है। सांसें मेरी अब बेफिक्र है, ऐसे तो आप भी गा लेते होंगे ब्रश करते हुए। कोशिश करता हूँ, मजाक उड़ाते हैं, आराम से गा सकते हैं, इसमें क्या है। इस तरह के गाने सुन लेते हैं आजकल, है ना। तो अभी वही सिंगर्स को जब आप लाइव सुनते हैं, आप सोनू निगम को सुनिए लाइव, और आप ऐसे जेनजी किसी सिंगर को लाइव सुनिए, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आपको पैसा वसूल लगेगा सोनू निगम को सुन के। आप अरिजीत को सुनेंगे, आपको लगेगा कि आप पैसा वसूल है। ये लोगों ने ज़िंदगी लगा दी अपनी संगीत के पीछे। श्रेया घोषाल हैं, सुनिधि चौहान है, कुणाल गांजावाला है, के लेट के ब्रिलियंट सिंगर थे, अभिजीत भट्टाचार्य, है ना। ये एक ज़माने में ये लोग सिंगर्स गाया करते थे, प्रॉपर लगता था कि तुमने ना जाना, और लगता था शाहरुख ही गा रहे हैं, यू नो। वो ज़माना था, प्लेबैक सिंगिंग तब ऐसी हुआ करते। अब कोई भी किसी के लिए गा रहा है ना। को पैसा पैसा करती है और पैसे पे तू मरती है, ये एक्सेंट रहता है, लेकिन अक्षय कुमार जी पे सूट ही नहीं करता, लेकिन गाना हिट है, लोगों को जो पसंद है वो दिया जा रहा है। आप देखिए, ऐसे ज़माने पे अगर मैं जाके पुराने ज़माने में ऐसी आवाज़ में जाके स्ट्रगल करूँ तो कभी गाना नहीं मिलेगा। वो बोलेंगे पंजाबी कैसे सूट करेगा ना किसी सिंगर पर, तो वो वाली बात है। अच्छा, एक किशोर दा जब गाने बनाते थे, R.D. बर्मन साहब सोचते थे, पता था अमिताभ बच्चन गाने वाले हैं, मंजिले अपनी जगह है, वो अमित जी को ध्यान में रख के गाना बनाया जाता था। राजेश खन्ना साहब, अरे जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, वो आप देखिए, जब आप जेस्चर सोचेंगे, आप गाने को सोचेंगे, आपको लगेगा यार ये लिंक लगता है। आज कोई भी सिंगर किसी के लिए भी गा रहा है। मैं तो सिलसिला के गाने देखा तो वो जमाना देखिए, म्यूजिक अब म्यूजिक का एक अलग वो रह गया। तो वही वाली बात है ना सर, आपके घर आए, आपने अब मेरे को क्या दिया पीने के लिए? चाय, ठीक है। आपने निशा जी को पिलाया क्या? जलजीरा। और आपने मेरी जो मैंने अब ये अपने इन्होंने पिया, इन्होंने काली चाय पी। तो आप जो परोसेंगे जनता को,
वो बढ़ता चला जाएगा। वो बन जाएगा। लेकिन तो हम क्या कहते हैं, हम एक बड़ा गलत टर्म यूज करते हैं, जो लोगों को चाहिए हम वही बना रहे हैं। नहीं, आप लोगों को वही परोस रहे हो जो उनको नहीं चाहिए, फिर उनको उसी की आदत पड़ जा रही है। जैसे मैं देखता था शादी होती थी तो उसमें एक गाना जरूर बजता था, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो गाना बजता होगा, ये देश है वीर जवानों का। हाँ। मैं आज तक समझ गया कि दूल्हे पे, घोड़ी पे बैठा है दूल्हा और गाना बज रहा है ये देश है वीर जवानों का। बिल्कुल। अब वो, लेकिन अब जो बढ़िया से डांस हो रहे हैं, जो पंजाबी गाने ले रहे हैं, यहाँ पे भोजपुरी गाने सर ले रहे एक बात बताइए, पहले जमाने आपने कभी देखा था कि घोड़ा दूल्हे को गिरा दे नीचे? कभी ऐसे इंसिडेंट नहीं होते थे। अब क्या होता है, बैंड वाले ये बजा रहे हैं हुस्न तेरा तौबा तौबा, तो वो तौबा तौबा करके घोड़ा करके दूल्हे को नीचे गिरा देता है। तो संगीत पे डिपेंड करता है कि क्या शब्दों में, गानों में Yes. की गर्मा गिरी है। हाँ, है ना, कभी गाने इतने, उसकी गानों की लाइनें सुनिए तो लाइनें हुआ करती थी। बिल्कुल। और अब भोजपुरी जहाँ ने डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है। अब नेहा राठौर ने एक अच्छी भोजपुरी पे वो एक मुहिम चला रही हैं। वो उन्होंने बड़ा कमेंट बिल्कुल। किया है कि जो भोजपुरी बड़े बड़े नाम थे, रिमोट से लहंगा उठा दो, हाँ, करेक्ट है ना, ये अब जो शब्द थे वो शब्द नीचे आ गए, जी। वो संगीत की धुन नीचे आ गई, जी। वो संगीत नीचे आ डबल मीनिंग गया, गाने बहुत चलने डबल लगे। मीनिंग गाने चलने लगे। जी। तो ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड का और खासतौर से म्यूजिक इंडस्ट्री का कहीं पता नहीं है। नहीं, देखिए क्या होता है कि इसका रीजन क्या है कि लोग शॉर्टकट में सक्सेस चाहते हैं कि आज एक ही गाना बना दूं गाली वाला और उससे हो जाऊं हिट। ठीक है, मैंने भी एक गाली वाला गाना भी बनाया है, फ्रस्ट्रेट होकर। हाँ। अच्छा। तो वो उसके बारे Release हो में गया वो? करता हूँ, नहीं रिलीज करने वाला हूँ, करूंगा कि नहीं अभी पता नहीं, मैं कभी सोचता हूँ कर दूं, कभी करता हूँ नहीं। सुनाइए। नहीं अभी नहीं गा सकता, आपको सुनाऊंगा वो। आजकल क्योंकि- गालियां जिस शो में होती हैं वो शो हिट हो जाता है तो FIR हो जाती है, नहीं या फिर हिट हो जाता है। नहीं बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि आजकल क्या है कि लोगों को ये पसंद आ रहा है तो यही बनाए जा रहे हैं, है ना। तो इसमें बॉलीवुड को हम गलत बोलते हैं, किसी को बोलते हैं। देखिए ये जिम्मेदारी हमारी अपनी बनती है कि हम लोगों को क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, लोगों को अगर वही चाहिए तो अब जैसे मौला मेरे ले ले मेरी जान इतना बड़ा हिट गाना है, अब मैं अगर ये इस तरह का एक गाना बनाऊंगा गाली वाला, वो गाली वाला गाना डाल दूंगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे, यार सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं उम्मीद की क्या बात है भाई, उम्मीद तो मैंने तो भजन भी गाए हैं, वो आपने कभी पॉपुलर नहीं करा, उसको आपने शेयर नहीं करा, टैग नहीं करा, तो अब ये सुनो भैया, मैं वो भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ। भजन पे याद आया कि आप जब भी, मुझे लगता है शिवजी से आप बहुत प्रभावित हैं। जब आप, मैंने आपके इंस्टाग्राम साथ भी किया हमने। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा, मेरे साथ भी किया आपने। जब शिव जी को भी गाना होता है बड़े तन्मय हो जाता है। देखिए सर, महाकाल अपने आप में ही बहुत पावरफुल डेटी हैं, और उनका जो पावर है, हनुमान जी का जो पावर है, हम लोग सब जान सकते हैं। आप भी भक्त हैं, दूसरे भी जो भक्त हैं, जो मतलब भगवान के भक्त, वो जो भक्त हैं वो लोग समझ सकते हैं कि इसमें पावर क्या मिलता है। जब आप आंखें बंद कर कर हनुमान चालीसा सुनते हैं रोज़ सुबह, आपको अपने आप में ही एक अलग रस महसूस होता है ना। बशर्ते कि आप मैं घंटी बजाकर वैसे पूजा करने वाला तिलकधारी इंसान या फिर मंदिर जाके करने वाला नहीं हूँ। मेरा जो आचरण है वो ये रहता है कि मैं किसी का बुरा ना करूँ, किसी के साथ किसी का दिल ना तोड़ूँ, किसी का दिल ना दुखाऊँ। और तो इसलिए शिव जी को मैं बहुत मानता हूँ कि हमारे इसमें जो है कि शिव जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे भजन हैं शिव जी पर, और हनुमान जी पर भी हैं, और आप आने वाले टाइम में बहुत सुनिए। अब तो हम अच्छा, एक दर्शक, मैं सॉरी आपकी बात रोक रहा हूँ, जो दर्शक मुझसे जुड़े हैं या मुझे व्यक्तिगत म्यूजिक लगातार सुनते रहते हैं, वो सब जानते हैं कि मेरी ख्वाजा में बड़ी रुचि है, और मैं बड़ा नमन करता हूँ कि मेरी बड़ी भक्ति है। अजमेर 97 से, कोरोना काल में अगर 1-2 साल दरगाह बंद रही थी, वरना हर साल मैं जाता हूँ। तो मेरे को वो जो पहली मुलाकात हुई कृष्णा भाई से, और जो मेरी पहला मैं जुड़ाव हुआ, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा बड़ा मन है, 4P म्यूजिक शुरू किया था। तो मेरा मन तो ये हुआ कि 4P म्यूजिक का पहला गाना ही मैं ख्वाजा पे शुरू करूं, लेकिन फिर वो 15 अगस्त के आसपास का था, तो रहे आज़ाद तिरंगा हमारा, शशांक भाई हैं, उन्होंने कहा कि इस गाने से शुरू करते हैं, वो गाना शुरू हुआ। फिर मैं जब, अब मेरी पहली मुलाकात, हम लोग फ़ोन पर बात कर रहे थे लेकिन पहली मुलाकात हुई, मैंने पहली मुलाकात में अनुरोध किया कृष्णा भाई से कि आप प्लीज़ ये ख्वाजा पे, और शकील आज़मी दुनिया के बेहतरीन शायर हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि ख्वाजा का गाना आप लिख दीजिए। मेरी खुशनसीबी थी कि शकील आज़मी साहब ने वो गाना लिख दिया, और 2 दिन पहले कृष्णा भाई ने वो गाना गाया है, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। और एक और खुशखबरी कि जब मैं इनसे इतना प्रभावित हुआ, फिर हम एक दिन, तो मैं और कृष्णा भाई और निशा जी, हम लोग सुबह के 5 बज गए बातें करते करते, पूरी रात हम लोगों ने संगीत पे बात करी।
तो फिर मैंने इनसे अनुरोध किया कि हम लोगों ने भी बिल्कुल साधना की तरह 4PM म्यूजिक शुरू किया। मैं खबरों का आदमी, 4PM न्यूज़ नेटवर्क, दिन भर इस नेता ने ये कहा, इस अफसर ने ये कहा, तो मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी में भी ना साल हो गए, जी। 3 साढ़े 3 साल से मैंने छुट्टी नहीं ली थी। तो मुझे लगा वही नेता वही अफसर, तो फिर मैं सोचा थोड़ा चेंज किया जाए, तो 4PM बॉलीवुड और 4PM म्यूजिक शुरू किया। तो मैंने कृष्णा भाई से अनुरोध किया और इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब आपको हर महीने कृष्णा भाई 3-4 गाने आपको रोज हर महीने आपको 4PM म्यूजिक पे मिलेंगे। मैं आपका पहले को अगले सवाल से पूछेंगे, थैंक यू तो कह दूँ कम से कम आपको। संजय जी, मेरे लिए भी ऑनर है कि आप को इतने लोग प्यार करते हैं और आपके न्यूज़ पोर्टल को इतने लोग देखते हैं, इतने लोग फॉलो करते हैं, और इंडिया में नंबर 1 है आपका जो कार्यक्रम है, सब देखते हैं लोग, और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो वो जो 70 लाख लोग में मुझे भी गिनिएगा, मैं भी फॉलोअर हूँ आपका, और कार्यक्रम मतलब कहते हैं ना रिलीजियसली देखता हूँ आपके कार्यक्रम। तो मेरे लिए बड़ा ऑनर था आपसे बात करना। मुझे लगा था यार, मैंने और भी कई प्रेस के लोगों से बात करने की कोशिश की, बट थोड़ा सा लगा कि यार नहीं, थोड़ा ये लोग भी अपने जगह पे अपनी तरह के सेलिब्रिटीज़ हैं, वो तो है, बट आप एक बहुत सादे विचार के इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, ज़हनी तौर पर बहुत अच्छे ह्यूमन हैं आप, और नंबर 5 आपको रूल करता है, तो आप एक बड़े अच्छे इंसान 5 जनवरी जन्म। बड़े। अच्छा, आप ये कैलकुलेट करते रहते कौन से जन्म की तारीख? नहीं, अभी सर देखो, रील्स इतने देख लिए ना कि अब मैं किताब लिख सकता हूँ। 365 दिन 365 उपाय, मुझे भी पता है सर, तो इतना तो पता चल ही गया है। और तो मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि हम काम करेंगे, और आगे हमने बहुत अच्छा म्यूज़िक करना है 4PM के लिए, और आपसे जुड़ने का बहुत बहुत। अच्छा, वो गाना तो बाद में आएगा, ख्वाजा वाली एक लाइन दर्शकों को सुना दी जो अभी हम नहीं सुनाए तो अच्छा है। अच्छा, क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाएगा, कल को कोई चुरा ले इस धुन को। बेहतरीन धुन बनाई। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने जो रहमान सर की जो ख्वाजा साहब पर उन्होंने बनाया था, वो आपने सुना है और बहुत सराहा है उसको। इट इज़ एज गुड एज दैट ख्वाजा, मेरे ख्वाजा। तो जब आप सुनेंगे उसको तो आपको समझ में आएगा कि इतना अच्छा बेहतरीन म्यूज़िक है। अभिरूप करके एक नए कंपोज़र हैं जिन्होंने गाना कंपोज़ किया, बहुत अच्छा कंपोज़ किया है। और शकील भाई ने तो इतने बेहतरीन लिरिक्स लिखे हैं इसके लिए। और हमारे संजय शर्मा जी फीचर हो रहे हैं उसमें, कवाली अभी शूट होने वाली है, हीरो हूँ मैं। और थोड़े टाइम में आप देखिएगा कि ये गाना जब आएगा तो आप सबको बहुत पसंद आएगा। कृपया अपना प्यार इस गाने को दीजिएगा, और जैसे आशीर्वाद आपने बाकी गानों को किया है, ज़रूर उसको बनाए रखिएगा। तो हम शिव जी पर भी गाना बना रहे हैं, हनुमान जी पर भी बना रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू कवर, और 4PM के साथ जुड़कर बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी हम करने वाले हैं। तो कृष्णा जी, लुकिंग फॉरवर्ड जी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रचना होती है वो ज़िंदगी में सबसे करीब होती है। जैसे धर्मवीर भारती ने ना जाने कितनी कहानियाँ, उपन्यास लिखे। करेक्ट। धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता लिखा, और मैं उसको 10 बार से ज़्यादा पढ़ चुका हूँ, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसको पढ़ के मेरी आंखों में आंसू। मेरी जिंदगी में सर जितनी पढ़ाई मैंने करी है, लियो टॉल्स्टॉय, और पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहा मैं, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। पढ़ाई की बात ही कर रहा मैं कह रहा हूँ कि जितने गाने गाए हैं, हाँ, जैसे धर्मवीर भारती का सबसे फेवरेट गुनाहों का देवता था। गुनाहों का देवता। तो आपका सबसे प्रिय गाना कौन सा था? प्रिय गाना, सबसे फेवरेट गाना जो आपने जितने गाने गाए सर ऐसे मैं अपने गानों में तो कभी भी नहीं बोलूँगा कि मैं कोई गाना जो बहुत करीब लगा, दिल को छूता हो, अभी भी मन करता हो, रात में सोते उठ जाते हो? बहुत अच्छे गाने हैं हमारी इंडस्ट्री में दिए गए हैं। रफ़ी साहब के गाए हुए कई गाने, गाना आपका गाया हुआ गाना, ऐसे तो मैं आपका गाया हुआ गाना जो आपने गाया, मेरा गाया हुआ। हाँ, मुझे लगा आप मेरी पसंद पूछ रहे हैं। नहीं, जो आपने गाया, मेरे गाए हुए सब गाने मेरे लिए अब मेरे बच्चों की तरह हैं। सबसे ज्यादा अभी ऑब्वियसली मौला मेरे ले ले मेरी जान बहुत पसंद है मुझे गाना। लेकिन जब हम एक गाना गाते हैं उसके बाद फिर नए गाने पे दूसरे गाना जब हमारा रिलीज होता है फिर वो हमारे को अच्छा लगने लग जाता है। तो हर गाना हमारे लिए एक स्टेज पे हमको उसने बहुत कुछ दिया है, बहुत नए फैंस जुड़े हैं हर गाने से, तो हर गाना मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है। बट ये ठुकरा के मेरा प्यार इतना सक्सेसफुल होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। फिल्म की रिलीज़ के 4 दिन पहले गाना रिकॉर्ड किया था मैंने, और मेरे दोस्त हैं कलीम खान साहब जो कि पहले संजय दत्त साहब का पूरा काम देखा करते थे, तो उन्होंने ये गाना दिलाया मुझे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। गौरव कृष्णा बंसल करके एक IAS ऑफिसर है, आजकल गुजरात में पोस्टेड है, उन्होंने ये लिरिक्स लिखे हैं इस गाने के। अच्छा, आप सोचिए। हाँ, तो बड़ा, वो भी कृष्णा मैं भी कृष्णा, तो लिंक जुड़ गया आपका। हाँ, तो गौरव उनका नाम है, कृष्णा उनके फादर का नाम है एक्चुअली, तो गौरव कृष्णा बंसल लिखते हैं वो अपने। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में आपकी किसी अपने समकक्ष गायक से, डायरेक्टर से थोड़ी कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गई? कंपटीशन तो एक कोल्ड वॉर तो रहता ही है सब में। अच्छा, रहता है हाँ, प्यार दारे यार कृष्णा यार तेरा वो वाला गाना बड़ा सही था, और जैसे कृष्णा बाहर गया कुछ नहीं आता है कोई गाना।
तो वो वाला तो रहता ही है वो। ये शुरू में भी रहता था या इन दिनों में आया है? क्योंकि इन दिनों में आया है? लोग सर फेक हो गए हैं बहुत, है ना। ये ज़माना ऐसा हो गया है कि आप सच में तारीफ करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए सर। मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, आपको व्हाट्सएप पे अपनी रिलीजेस जो है ना वो उसको बॉम्बार्ड कर देंगे, आपको स्पैम कर देंगे कि ये शेयर करो, ये सुनो, ये सुनो। जब आप उनको भेजेंगे तो रीड करके छोड़ देते हैं उसको, फिर वो नहीं करते हैं। आप किसी का शेयर कर दो, लेकिन लोगों में इतना जिगरा नहीं होता कि हाँ यार हम किसी और का काम भी शेयर कर लें। वही है ना कि अपने हिस्से की किस्मत तो आप नहीं ले सकते, मेरी किस्मत मेरी है। तुम कितना भी कोशिश करो मेरे गाने को दबाने को, अगर वो वायरल होना है तो वो हो ही जाएगा, दूसरे लोग कर देंगे उसको। राइवलरी मैं अब जो हूँ आपके गले को फिर थोड़ा सा कष्ट दूंगा जी, क्योंकि चैट जीपीटी मुझसे कुछ गाने आपसे सुनने का डिमांड कर रहा है। दो गाने लाइनें चाहे भली हो, सोनियो। हो तुझ में ही देखा है मैंने मंजिल को, तुझ में धड़कन मिली इस दिल को। क्या बात है। आप ये मतलब जब आप गा रहे होते हैं ना तो दिल अंदर तक लगता है कि कैसे आवाज़ कैसे निकलती है। मतलब ये ऐसी आवाज़, हाँ ऐसी हमारी आवाज़ पता लगता है कि अंदर से कुछ सितारे बज रहे हैं, सितार बज रहा है कोई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना प्यार, इतने अच्छे गाने आज मुझे सुनाए। थैंक यू। और मेरे दर्शक भी शायद बहुत थैंक यू, अभिभूत होंगे सुनकर। बहुत थैंक यू। ये थे कृष्णा जी, और मुझे यकीन है कि ये पूरी बातचीत, ये पूरे गाने आपके दिल को छू गए होंगे। इस आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, ये पॉडकास्ट, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये सीजन 1 है हमारा और सीजन 2 भी आएगा। सीजन 1 है, सीजन हमारे साथ बातों की, फिर सीजन 2 के साथ सीजन 3 भी आएगा। तो उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।